हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में बात करेंगे 2018 का दिसंबर का पूरा सीडीपी का। हम क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली पेपर 2 है जो ऑफलाइन हुआ था 2018 में दिसंबर में। बाकी हमने 5 पेपर ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं सीडीपी के ही, जो कि ऑफलाइन पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनका लिंक, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो पूरी जो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें हमने 5 क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व किए हैं, वो आप देख सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट पे अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब ये वाला पेपर हम शुरू करने वाले हैं। इस बार सीडीपी का मतलब इस बार जो पेपर होगा सीटेट का अगस्त में, वो भी ऑफलाइन पेपर होगा, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो है दोनों मीडियम में होता है, हिंदी एज वेल इंग्लिश मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम में अटैम्प्ट करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम, हिंदी में भी कर सकते हैं क्वेश्चन, मतलब आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज। मतलब कि बच्चा जो है पहले उसके जो सेंट्रल पार्ट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और बाद में उसके अदर पार्ट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, सेंट्रल पार्ट्स पहले डेवलप होते हैं। तो इस वाली डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, एक और डेवलपमेंट का सीक्वेंस होता है जिसको हम कहते हैं सिफालोडिकॉडल। सिफालो, ठीक है, इसको याद कर सकते हो आप बाय सिर से पैर। सिफालो मतलब हेड, हेड से टो जो है डेवलपमेंट शुरू होती है। पहले बच्चे का हेड डेवलप होता है फिर टो, और जब सेंटर पार्ट से बच्चे की, जैसे पहले मेन पार्ट होगा उसके बाद धीरे धीरे अदर पार्ट्स डेवलप होंगे, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन का, जहाँ पर बच्चा सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि बच्चे को ही हम सेंटर मान के उसको एजुकेशन देते हैं। सिस्टम को चेंज करना होता है बच्चे के अकॉर्डिंग। तो बच्चा जो है सेंट्रल पोजीशन यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, ना कि स्कूल की एक्टिविटी, ना स्कूल टीचर। मेन कौन है? बच्चा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू जॉइन अ टीचर fraternity and choose to dress like most of the other in your group, you are exhibiting। मान लो आपने क्या किया है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे होते हैं? तो यहाँ पे आप शो कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता, मतलब एक जैसे सभी लोग, तो समूह की अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी आप यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो भाई, एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, और एक ऑप्शन होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस एब्सेंस कब होता है। दोनों ही चीज़ बच्चे की जो सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, इसी में बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। बच्चे के सामने आप कोई चीज़ लेके आओगे, कोई चीज़ हटाओगे उसके सामने से, तो वो उसको परमानेंट उसके माइंड में वो छप जाता है, उसको पता चल जाता है। शुरू वाले मंथ्स में लाइक 1 साल तक बच्चा जो है ये नहीं कर पाता है, देख के उसको उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आती है, बट धीरे धीरे उसी स्टेज में, लेकिन सेंसरी मोटर में ही बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IEP जो होती है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश किस संदर्भ में बनाई जाती है। मतलब प्रोग्राम इज़ प्लान फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ, किस पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है। बेसिकली जो भी चीज़ें हैं बच्चे को देखते हुए होता है, तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम को देखते हुए बना रहे हैं, क्योंकि बच्चा केंद्र है, बच्चे को देख के ही हमें सारी चीज़ों को डेवलप करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। वर्ड्स से बच्चा सेंटेंस बनाना कौन सी एज में शुरू कर देता है? वर्ड्स से सेंटेंस बनाना मतलब कौन से मंथ्स में बच्चा शुरू कर देता है? तो बच्चा जो है 2 साल से लेके अपने 2.5 साल तक, मतलब 2 साल से बच्चा जो है वर्ड्स से, छोटे छोटे वर्ड से छोटे छोटे सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। लाइक आप ये मान लो 2 साल से 2 ईयर से बच्चे 2 वर्ड सेंटेंस बना लेता है, वर्ड को जोड़ के, जैसे मम्मा, पानी, है ना, दे दो, ऐसे करके छोटे छोटे वर्ड्स बच्चा बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट कोशेंट IQ वॉज गिवन बाय। IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो स्टर्न आएगा। लेकिन अगर अदर क्वेश्चन कोई और आता है, ध्यान रखना है आपने कि कंफ्यूजन नहीं होनी है कि IQ का फॉर्मूला, जो IQ का फॉर्मूला है वो टर्मन ने दिया था, बट जो
इंटेलिजेंट कोशेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टर्न ने दिया था, और साथ में बीने के असाइनमेंट टेस्ट आए थे काफ़ी सारी, उसी में जो है स्टर्न ने IQ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्रिएटिविटी इज अ थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होती है? क्रिएटिविटी मतलब चीज़ों को खुल के सोचना, डाइवर्ज करके सोचना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा डाइवर्जेंट। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, कन्वर्ज मतलब एक ही ऑप्शन पे आना, और डाइवर्जेंट मतलब मेनी ऑप्शंस यू हैव, मतलब क्रिएटिविटी आपके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर। देखो साउंड की जब भी बात आएगी लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाएगा, तो साउंड की जब भी बात आएगी तो मतलब फोनोलॉजिकल। फोनोलॉजिकल मतलब साउंड से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड है तो फोनोलॉजिकल ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज से, लैंग्वेज के थ्रू थॉट पैटर्न जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, ये कौन सी पोजीशन होती है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन में क्या होता है? लैंग्वेज से हमारे थॉट होते हैं, क्योंकि देखो भाई हम क्या सोच रहे हैं उसको हम लैंग्वेज के थ्रू बता पाते हैं, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Ravi repairs appliances by testing hypothesis about the causes of the malfunction based on the experience with the symptoms। मतलब अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, देखता है, सब कुछ एनालाइज करता है क्या क्या हो रहा है, पूरा प्रॉपर तरीके से हाइपोथेसिस बनाता है। वो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है? वो अपनी ह्यूरिस्टिक्स, अपनी अनुमानी विधि, देखो हिंदी में तो साफ साफ पता लग रहा है, ह्यूरिस्टिक्स का अपना यूज़ कर रहा है और उसके थ्रू जो है वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन जॉब इनटू स्मॉल टास्क। मतलब मान लो दिव्या को कोई काम दिया है, वो अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है और उन छोटे छोटे टास्क को पूरा करके अपना पूरा गोल पूरा कर लेती है। तो ये क्या शो कर रहा है? विच टाइप ऑफ टेक्निक शी इज़ यूजिंग? मीन्स शी इज़ यूजिंग सब गोल एनालिसिस। देखो यहाँ पे उसने सब गोल बना लिए, क्योंकि उसका एक बड़ा गोल था, उसने पार्ट करके छोटे छोटे गोल्स को पूरा कर रही है। ठीक है, तो सब गोल वाली जो उसकी जो भी उसने एनालिसिस है उसको यूज़ करके अपनी जॉब को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ जाते हैं, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। सोसाइटी जो है पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण करती है। तो ये क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग सोशल कंस्ट्रक्ट। मतलब हम सब जो है एक समाज में रहते हैं, वहीं पे सब अपने अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो सोशल कंस्ट्रक्ट का ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। मतलब इसमें बोला हुआ है ग्रेडिंग, ग्रेड देना जैसे A+, B+, कोडिंग, मार्क्स देना, क्रेडिट एक्यूमुलेशन किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ये क्या शो कर रहे हैं? दीज ऑल आर शोइंग स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट लर्नर्स अचीवमेंट। एक लर्नर है, उसको असेस करने के जो मार्क होते हैं, मान लो हमने उसको A+ दिया, B+ दिया, तो वो हम उसको असेस कर रहे हैं कि उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बेसिकली असेसमेंट का एक प्रोसीजर है, स्कोरिंग का प्रोसीजर है ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर। जब हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं और देखते हैं उनको, आकलन करते हैं उनका, तो क्या इनमें से क्या कर रहे होते हैं? टीचर को किस चीज़ में वो मदद करते हैं? तो बेसिकली जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है उसकी जो पेडागॉजी है वो कितनी इफेक्टिव रही है, उसको भी हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं साथ के साथ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे को हमने पढ़ा तो दिया, अब बच्चे को जब असेस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना वो सीख पाया, कितनी इफेक्टिव पेडागॉजी थी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 16, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज़ पे बेस्ड है? देखो साफ साफ ईजी पता है ये सबको, क्योंकि इंक्लूसिव मतलब इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को इक्वल, नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे सब मिलके एक ही क्लास में मिलके पढ़ेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, RPWD एक्ट। RPWD एक्ट कब आया था? तो इसकी डेट अपने दिमाग में लिख लो, बांध लो इसको। 2016 में ये वाला एक्ट आया था और इसमें कुछ एबिलिटीज़, जो डिसेबिलिटीज़ है उससे रिलेटेड कुछ हमारी डिसेबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेज शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स। जो बच्चों के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है या लर्निंग डिसेबिलिटी होती है या वो डिफरेंट है,
ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर होते हैं। तो टीचर्स को उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे विद्यालय में कैसे कैसे शिक्षक होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ट्रेन्ड टू यूज़ डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, नहीं अच्छे से सुनाई देता है, तो एक क्लासरूम में ऐसा शिक्षक होना चाहिए कि वो डिफरेंट अपनी जो भी स्ट्रेटजीज़ है, डिफरेंट पेडागोजी, उसको यूज़ करके हर एक बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा सके। लेवल के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है जिसको जितनी नीड है उसके अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके वो पढ़ा सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। डिसेबल बच्चों के लिए कब से कब तक, मतलब 6 से लेकर 18। अगर नॉर्मल बच्चों की बात करें तो 6 से 14 नॉर्मल का केस है, और अगर स्पेशल बच्चों की बात करें, डिसेबल बच्चों की बात करें, तो ये क्राइटेरिया 6 से 18 फ्री कंपल्सरी एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स इन एसेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर इम्प्लीफाइज। अगर हम विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य है, तो इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, क्या ये मतलब सभी को प्रोवाइड करें, तो ये यूनिवर्सल डिज़ाइनर लर्निंग का सारे जो है इक्वल है बिफोर द सिस्टम, सब इक्वल है, सबको एक तरह से हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तो ये एक यूनिवर्सल डिज़ाइन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, involves self awareness and control of cognitive abilities, example planning, reviewing and revising। planning, reviewing and revising किस चीज़ में, मतलब हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो सेंट्रेशन एक ही चीज़ पे हो जाएगा, कॉग्निशन मतलब एक ही चीज़ पे हम ध्यान दे रहे हैं, अकोमोडेशन मॉडिफिकेशन। लेकिन मेटा कॉग्निशन होता है प्लान करके उसके ऊपर भी उसको रिव्यू करना, एनालाइज करना, रिवाइज करना। मतलब एक तरीके से अगर मैं वन लाइन में इसको एक्सप्लेन करूँ, मेटाकॉग्निशन, कॉग्निशन ऑन कॉग्निशन, थिंकिंग ऑन थिंकिंग, जो सोचा है उसके ऊपर विचार करना ही हमारा मेटाकॉग्निशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आ जाएगा, When children think to interpret the received information according to their experience। जब बच्चा अपनी जो उसने इंफॉर्मेशन रिसीव की है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, बताता है, तो वो क्या कर रहा है, क्या चीज़, क्या मूर्त सोच को अपना दिखा रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। कॉन्क्रीट थिंकिंग यहाँ पे आंसर आएगा। वैसे तो बच्चा जब अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ दे रहा है तो कंक्रीट आएगा, बट अगर बच्चा चेंज करके दे रहा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आंसर किए उसके अकॉर्डिंग कंक्रीट थिंकिंग ही आंसर था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर इज़ नोन एज। मतलब अलग अलग बच्चों के हिसाब से उनको उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना, ये क्या कहलाता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मतलब मान लो एक बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, एक विजुअली इम्पेयर्ड है, तो टीचर जो है, ये जो टीचर है वो इसके सबके बच्चों के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को प्लान करेगी, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का वो यूज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज टू लर्निंग ऑफ लर्निंग विच इज़ एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। मतलब अगर हम बात करें, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण को दिखाता है। किस चीज़ को शो करा है, दैट इज़ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को जनरलाइज करना सीख जाते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना सीख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जेजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बट यहाँ पे जो है एक आंसर दे रखा है, अगर हम आंसर की के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो सेकंड ऑप्शन उन्होंने बताया इंडिपेंडेंट। मतलब बट कॉग्निशन और जो इमोशन होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हमारा अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब है तो हमारा जो माइंड है वो इस चीज़ पे फोकस हो जाएगा, तो हम कॉग्निटिवली ढंग से सोच भी नहीं पाते हैं, ठीक है। आंसर की के अकॉर्डिंग उन्होंने इंडिपेंडेंट आंसर लगवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। अगर हम बात करते हैं, अ टीचर इज़ टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंसेज ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, ही इज़ यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग। अगर मान लो पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहे हैं, वह शिक्षण कौन सी विधि यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो मॉडलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों से बच्चों ने सीखा हुआ है और उसी को सिखा रहे हैं दोबारा से, तो मॉडलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मैन एंड जेनिस डिसीजन मेकर चिल्ड्रंस एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द अल्टरनेटिव वे ईच ऑप्शन
फॉर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। किस तरीके का बिहेवियर वो शो करते हैं। तो वो हर चीज़ को देख रहे हैं, तो मतलब वो सतर्क है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं, विजिलेंट है, ठीक है। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का भी ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन डैश थिंकिंग अ चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रुथ और लाइक्लीहुड और स्टेटमेंट। कौन सी थिंकिंग में बच्चा जो है ट्रुथ को, उसके सच को, हर चीज़ को एनालाइज करता है और फिर सिचुएशन को देखता है। तो लॉजिकल रीजनिंग होगी यहाँ पे, लॉजिकली चीज़ों को देख रहा है, मतलब ऐसा नहीं है उसको कुछ भी बोल दिया और वो मान लेता है। मान लो 2 + 2 बोल के हम बोल रहे हैं 7 होता है, तो पहले वो उसके पीछे लॉजिक ढूंढेगा, ट्रुथ ढूंढेगा, तभी वो आंसर को मानेगा। तो लॉजिक मीन्स ट्रुथ ढूंढ के ही करते हैं। ये नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा है ये। तो इसमें बोल रहा है द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल एंजॉइंग देमसेल्फ। इंजॉय करते करते बच्चा जो है सीख रहा है, तो यहाँ पे ये होता है कंज्यूमर टाइप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड, कंज्यूमर टाइप टास्क में बच्चा करते करते, सीखते सीखते ही लर्न कर लेता है, खेलते खेलते लर्न कर लेता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड डैश सेंसेस। किस किस सेंसेस का यूज़ करते हैं, सारी सेंसेस का यूज़ करते हैं। तो इसमें आ जाएगा काइनेस्थेटिक, गतिबोध। हमने सारी ढूंढ ली, विजुअल हो गई, हमारी ऑडिटरी हो गई, टैक्टाइल हो गई, और साथ में हमारी जो काइनेस्थेटिक है, गतिबोधक है, स्पेस से रिलेटेड है, जो हम मूवमेंट से रिलेटेड होती है, उस वाली अपनी जो लर्निंग है उसका यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 2018 वाला दिसंबर का पेपर सॉल्व। सारे 30 के 30 हमने सीडीपी के क्वेश्चंस करे हैं। 2 क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको जो है डाउट मिल रहा होगा, बट स्टिल जो आपको एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे कमेंट में। और साथ में जो है जितना भी हमने डिस्कस करा है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम ईवीएस शुरू करने वाले हैं, सारी क्वेश्चंस आंसर आपको मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।